नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में पाकिस्तानियों को एक बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। पिछले 3 सालों के अंदर डॉलर की प्राइस में इस हद तक इजाफा हुआ है कि 3 साल पहले पाकिस्तान में जो डॉलर 125 रुपए का था, आज वो 170 रुपए की नफसियाती हद भी उबूर कर गया है। अब से थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पेट्रोल की कीमत में भी 5 रुपए इजाफा किया गया है। पिछले 15 दिन के अंदर ये जो इजाफा है इसलिए भी अनजस्टिफाइड है क्योंकि 15 दिन पहले न्यूयॉर्क की मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $74 फी बैरल के ऊपर ट्रेड कर रही थी और आज $69.80 के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी $4 कीमत कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है। सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तानियों पर इतना बड़ा जुल्म क्यों? क्योंकि एक जानिब हुकूमत कहती है कि हमें लोगों का बहुत एहसास है, सानिया निश्तर के जरिए अरबों रुपए जो है इमदाद के नाम पर बांटे जा रहे हैं और इमदाद के नाम पर जो अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं, तज्जियाकारों की राय में वो सुराख वाली बाल्टी के अंदर पानी भरने के मुतरादिफ है। इस वक्त जो LNG है तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। इस वक्त जो बिजली की प्राइस है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अद्वियात की कीमतों में पिछले 3 सालों में 600% तक इजाफा हो चुका है और ऐसे में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी ने एक निहायत दिलचस्प बयान दिया है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। देखिए, महंगाई एक परमानेंट फीचर है। इट्स नॉट ओकेजनल, इट्स नॉट यू कैन से कि 1 टाइम 2 टाइम इस हफ्ते का है, अगले हफ्ते का नहीं है, इस साल का है, अगले साल नहीं है, ये अगली सदी में भी होगा, उससे अगली में भी होगा और उससे भी होगा। ये एक परमानेंट फीचर है। हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है जी, हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं। 2 इसके एनालिसिस हैं, एक ये कि एब्सोल्यूट टर्म में और दूसरा है कि अफोर्डेबिलिटी टर्म में। अफोर्डेबिलिटी टर्म में हम तीसरे नंबर पे हैं, इंडिया हमसे सस्ता है और सऊदी अरेबिया हमसे सस्ता है, लेकिन वैसे एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं। इससे पहले वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक भी ये कह चुके हैं कि मैं गरीब देखता हूं तो मुझे नजर नहीं आते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत को गरीब नजर नहीं आते तो फिर लंगर खाने किसके लिए कायम किए गए हैं, मुसाफिर खाने और पनागाहें किसके लिए कायम की गई हैं? अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। खुद वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक 1.5 करोड़ अफराद पिछले 1.5 साल में बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे में हुकूमत की जानिब से अवाम पर इस तरह से पेट्रोल की प्राइस में इजाफा करना, डॉलर की कीमत को लगाम मत देना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत की कारकर्दगी पर। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम उमर सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के डिप्टी कन्वीनर हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल के। मोहतरम राना अरशद साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इसार राना साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। मैं इसार साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। एक जानिब डॉलर जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, एक जानिब पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, LNG तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वजीर आजम की मुआशी टीम जो है इसको सेटल करने में नाकाम क्यों हो रही है इसार साहब? देखें, पहले तो मैं जो आपका इंट्रो है ना उसमें चाह रहा था कि 2 जुमले बोलूं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, इसमें मैं चाह रहा था। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क, टॉप 10 जो सस्ते मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है, लेकिन हम इसे कैलकुलेट करते हैं डॉलर्स के साथ। लाइक अगर किसी बंदे के पास $100 है ना तो वो पाकिस्तान में आके एक हफ्ता बहुत शानदार जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि उसके पास एक $100 हो। लेकिन पाकिस्तान की आवाम की कुव्वत खरीद चुके नहीं है और यहाँ पे वसाइल अभी इतने नहीं है, इसलिए ये महंगाई हमारे लिए महंगाई है। अगर हम इसे बाहर की नजर से देखें, जिनके पास पैसे हैं, तो पाकिस्तान नो डाउट सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन हमारी कुव्वत खरीद नहीं है, इसलिए महंगाई है। दूसरी बात, यहाँ तक पेट्रोल की बात है, वैसे तो आपके पास PTI के यहाँ पे तर्जुमान बैठे हैं, वो अपनी हुकूमत को खुद डिफेंड करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान में भी बढ़ेगी। या हाँ, ये जरूर है कि अगर पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है और पाकिस्तान में बढ़ रही है तो फिर तो हुकूमत की नाअहली भी है। और साहब 15 दिन पहले न्यूयॉर्क की मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $74 फी बैरल थी और आज $69.80 है। $5 की कमी वाकई हुई है। नहीं, जगह जिस आप ऑयल की बात कर रहे हैं ना, ये हम जो दुनिया में इस्तेमाल हम पेट्रोलियम मसनूआत करते हैं ना, इसका और उसका बराह रास्त ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है।
आप यूरोप को उठा के देख लें, स्टडी अभी पिछले एक हफ्ते में वहां पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। सो ये इस तरह नहीं है कि हुकूमत को चीट कर रही है। हाँ, हुकूमत कहाँ पे नाकाम हुई है मैं बताता हूँ। हुकूमत जो कीमतें हैं अशिया सर्फ की, उनको कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है। हुकूमत नाकाम हो रही है जब इनके पास प्राइस को कंट्रोल कमेटियां भी हैं, जब इनके पास मजिस्ट्रेट के पास भी सारे इख्तियारात हैं और दुकानदार अपनी मनमानियां कर रहे हैं, अपनी मर्जी के साथ कीमतें बढ़ा रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर कीमतें बढ़ेंगी। यहाँ पे आके मसला है गुड गवर्नेंस का। ठीक, यहाँ पे आप अगर जो हुकूमत ने तय कर दी है प्राइस, उसको यकीनी बना दें तो काफी हद तक बेहतरी। साहब मैं वापस आपके पास आऊंगा। राना साहब, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी कि वजीर आजम इमरान खान जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाती है, अगर वो मट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना हो जाती है। और हमने देखा कि उन्होंने चीनी को हाथ लगाया तो उसकी प्राइस में इजाफा हो गया, अद्वियात को हाथ लगाया उसकी प्राइस में इजाफा हो गया, डॉलर को हाथ लगाया उसकी प्राइस में इजाफा हो गया, पेट्रोल को हाथ लगाया उसकी प्राइस में इजाफा हो गया। तो फिर शहबाज गिल साहब ठीक कहते रहे राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अकबर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं समझता हूं कि इसार राना साहब बड़ी फ़हम और फ़रासत रखते हैं। उन्होंने अपने तजर्बे की बिना पर बिल्कुल जो एनालिसिस किया है बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं कि डॉलर और पाउंड जो लेकर हमारे मुल्क में आएगा तो उसको वाकई हमारा मुल्क सस्ता लगेगा। लेकिन इशू ये है, हम तो यहाँ लोकल रहते हैं ना, हम तो 99% अंदाज़ा लोग यहाँ से, हम जो ज़िम्मेदार हैं ना, हम 6 माह के बाद पैसा देखते हैं। हम गंदम के लिए ज़मीन तैयार करते हैं और 6 माह के बाद जब हमने दाना देखना होता है तो फिर हम देखते हैं कि गंदम का रेट क्या है और गवर्नमेंट किस रेट से ले रही है। और उस गंदम को उगाने के लिए मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि अगर 31 मई 2008 को DAP की बोरी जो 2500 की थी, 500 सब्सिडी था, आज 7000 की हो गई है। जरा कंपैरिजन करें। और जो बिजली जिम्मेदार लेता था 5 रुपए 35 पैसे, आज वो बिजली का रेट जो है 15 रुपए यूनिट का है और सेम डे 7 बजे से लेकर 11 बजे वो रेट 25 रुपए हो चुका है। और उसके साथ साथ जो पेट्रोल और डीजल का कंपैरिजन करें कि अगर डीजल हमारे दौर में 80 रुपए का था, 85 रुपए तक का था और मियां नवाज साहब के दौर में डॉलर 103 रुपए का था। मैं समझता हूं कि उस वक्त भी डॉलर महंगा ही था, लेकिन आज 170 रुपए का हो चुका है और विद इन 20 डेज जो इसकी मैं समझता हूं 14, 15, 16 रुपए कीमत बढ़ी है। खुद वज़ीर आज़म का बयान है ना कि जब डॉलर 1 रुपए महंगा होता है तो वज़ीर आज़म मुल्क का चोर होता है। तो आज डॉलर की उड़ान किस वजह से हो रही है? आया को कंट्रोल करेगा और डॉलर की उड़ान की वजह से हमारे 2000 अरब से ज्यादा जो कर्जों में इजाफा हो चुका है। और उसके साथ साथ अब ऐसा, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं अवाम के पास जाता हूं, अपने हल्के में जाता हूं, गंदम लोकल पैदा होती है और जब हम कहते हैं कि क्रॉप बम्पर गंदम हुई है और अब गंदम इंपोर्ट करने का फैसला साहब, इससे पहले तहरीके इंसाफ ये इल्जाम आयद करती थी कि नून लीग ने ओपन मार्केट में डॉलर फेंककर डॉलर की प्राइस को स्टेबलाइज किया। अब खुद PTI ने ओपन मार्केट के अंदर 1 अरब 72 करोड़ डॉलर फेंके हैं, उसके बावजूद प्राइस स्टेबलाइज नहीं हो रही है डॉलर की। राना साहब, सर मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये तो कहते थे कि 200 एक्सपर्टीज है। अब जब आप 3-3.25 साल में 4 वजीर भर्ती करेंगे, असद उमर अच्छा था, उनका एक एक्सपीरियंस था, जब वो यूरोप से न्यूयॉर्क से वापस आते उनको बदलकर सदाबहार शेख हफीज को लगा दिया गया। शेख हफीज गए हैं, फिर हमाद हजर आते हैं। अब भी जो मौजूदा शौकत तरीन साहब है वो भी फॉर 6 मंथ है, उनको क्यों इलेक्ट कर ले तो अच्छी बात है, नहीं इलेक्ट किया जा रहा। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसियों की पास आऊंगा। उमर सिद्दीकी, मुझे आप बताइएगा कि एक जानिब आपकी हुकूमत कहती है कि आपको गरीबों का बहुत एहसास है, आप उनके लिए एहसास प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, उनके लिए लंगर खाने खोलते हैं, उनके लिए पनागाहें खोलते हैं। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम होने पर भी आप आवाम को टैक्स करते हैं, आप उनकी जेबों से पैसे निकलवाने के लिए यकमुश्त 5 रुपए फी लीटर आप लोगों ने पेट्रोल बढ़ा दिया, क्यों? देखें, सबसे पहले तो आपको मैं 2-3 बातों के जवाब दूंगा। वैसे भाई, आपने सबसे पहले जमशेद चीमा साहब का जो बयान है अभी जो उन्होंने पेट्रोल से शुरू रखा, पेट्रोल से स्टार्ट कर लेते हैं। पेट्रोल का आपको जवाब इसार राना साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बता भी दिया कि देखिए बैंक क्रूड ऑयल जो आप बात कर रहे हैं, इस तरह तो अगर देखें तो यूरोप में भी कीमतें बढ़ी हैं, ठीक है, और उसके अलावा इंडिया में भी कीमत बढ़ी है, श्रीलंका में भी कीमत बढ़ी है, आपके इस खित्ते के अंदर कीमत बढ़ी है।
तो इसको हम अगर इतना मैनिपुलेट ना करें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? देखें, ये जो तेल की जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो वेरिएशंस होती है ना, ये अलग अलग किस्म की होती हैं। ये इसमें सिर्फ आप एक तेल के ऊपर नहीं बैठे होते कि एक किस्म का तेल है, अगर वो कम हो गया तो इसका मतलब है कि अब पूरी दुनिया में पेट्रोल कम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। दूसरी बात, जमशेद चीमा साहब ने जिस तरह कहा कि हमारा मुल्क सस्ता तरीन मुल्क है, मैं आपसे दोबारा यही इसी पॉइंट के ऊपर बात करना चाहूंगा उमर के ब्रेंट क्रूड ऑयल का मतलब होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से तमाम तर पेट्रोलियम मसनूआत फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए बनाई जाती हैं, उसी से पेट्रोल बनता है, उसी से मिट्टी का तेल बनता है, उसी से डीजल बनता है, और उसकी प्राइस जो है वो पूरी दुनिया में अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। $5 कम हुई न्यूयॉर्क के अंदर, आपने ₹5 बढ़ा दी। अब देखिए, मैं बताने लगा हूं, जब क्रूड ऑयल से सब कुछ आप बता रहे हैं कि उसी से मैन्युफैक्चरिंग, उसी से प्रोडक्शन है, तो मुझे बताएं कि जब आप उसके अंदर जो मिनरल्स या जो चीजें आप ऐड कर रहे हैं उनकी आप कॉस्टिंग करें 7, और यूरोप ने भी यही किया है, इंडिया ने भी यही किया है, क्रूड ऑयल में यही करें। नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि आपने कॉस्टिंग उसके अंदर ऐड करनी है, कॉस्टिंग अगर आपने ऐड करनी है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखें, ये बात अगर आपने इस तरह से इसको करना है तो फिर तो पूरे खित्ते में आपका पेट्रोल का जो रेट है ना, हमारा पाकिस्तान का रेट अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इंडिया से भी कंपेयर करें में आपकी करेंसी सबसे ज्यादा कमजोर है, पता है? देखें, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी हमारा सबसे कम है इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के लोग डॉलर में कमाते हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान डॉलर में कमाते हैं, बताने लगा। एक गरीब आदमी कल मेरे सामने रो पड़ा कि पहले जो 1 लीटर तेल, खाने का तेल जो 200 रुपए में उसको मिलता था, आज 350 रुपए में मिल रहा है, और आप लोग फख्र कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारे वजीर आजम साहब में इस चीज का ख्याल ना होता तो कम से कम आपको भी पता है कि लंगर खाने ना बनाए जाते, पनाहगाहें ना बनाई जाती, वहां पर लोगों को कोई भूखा ना सोए, कई प्रोजेक्ट्स ना लेकर आए जाते, यहाँ पर जो सानी मिनिस्टर साहब लेकर आए। मुल्क किस तरह चलते हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आप सुन लेना, मांग लिया खिला दिया, मांग लिया खिला दिया। देखिए, सबसे पहली बात $18 सिर्फ की कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ पर। पाकिस्तान के लोग डॉलर में कमाते हैं। $18 का मल्टीप्लाई कर लेना जितना भी पाकिस्तान के लोग डॉलर में कमाते हैं। मुझे ये बताइए, मजदूर को अगर मजदूरी मिलती है, तो मैं मानता हूं कि ठीक है अक्सर नहीं मिलती, लेकिन जब उसको मिलती है तो उसकी जो दिहाड़ी होती है ना, वो कम से कम आपको पूरी मिल जाती है। हाँ ठीक है, ये मैं मानता हूं कि जो इसार राना साहब ने एक्सप्लेन किया आपको कि मार कहां से खाई जा रही है, हाँ अशियाए खुर्दो नोश उधर से जहां से मैन पावर का थोड़ा सा इशू आ रहा है, वो मैं मानता हूं कि ठीक है उसको हमें मैनेज करना चाहिए। और उस पर वज़ीर आज़म साहब ने आज भी लाहौर आकर, आपको पता ही है कि प्राइस कंट्रोल को और सब टीमों को बुलाकर उनकी अच्छी खासी क्लास भी की है इन बातों के ऊपर। मुझे एक बात बताएं उमर सिद्दीकी कि अगर ओपन मार्केट में एक दुकानदार को करेले 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो वो अपनी दुकान पर लाकर उन करेलों को 35 रुपए कैसे बेच सकता है? जरा एक्सप्लेन करेंगे मुझे। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मंडियों के जो रेट्स हैं, डीसी रेट वहां से ही निकला जब मंडी के रेट से, मंडी के रेट फिर भी डीसी रेट से कम है। ये बात मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, मैंने खुद मार्केट विजिट्स की हैं एसीज के साथ, डीसीज के साथ, मैंने ये चीज, इस चीज का मैं खुद गवाह हूं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हाँ मैं मानता हूं कि जब एसी वगैरह कहीं पे छापे मारते हैं हमारे, तो जहां पे ये डीसी रेट से ऊपर का होता है उनको गिरफ्तारियां की जाती हैं, बिल्कुल की जाती हैं। और फिर वो लोग ये कहते हैं जी हमें पीछे से महंगा मिला है। मैंने मंडियों से वेरीफाई किया है, डीसी रेट के ऊपर ये लेकर आते हैं। समझते हैं कि इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इजाफा है, हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफे के लिए किया है, और इसका कोई जवाब नहीं था। देखिए अवैस भाई, ये सिर्फ इस पाकिस्तान की बात नहीं है, ये यूरोप में भी आप देख लें, यूरोपियन पूरे खित्ते में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। आप देख लें कि इंडिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। आपको पता है इंडिया में डॉलर कितने का है? चले डॉलर तो चले 3 सालों में इंडिया में डॉलर का 3 रुपए का इजाफा हुआ है, और आपकी हुकूमत ने 45 रुपए का इजाफा किया है। वहां पर जो डॉलर में चीजें इंपोर्ट होती हैं लोगों को सस्ती मिलती हैं, वहां पर 65,000 रुपए में 200 सीसी बाइक मिल जाती है, यहां पर मिलती है। देखिए वहां पे डॉलर का रेट जिस तरह से नीचे, आपको भी पता है, ठीक है वहां पे नीचे है, ठीक है उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से किसी हद तक बेहतर जा रही है, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उनका भी हमसे ज्यादा ही है। फिर दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि अवैस भाई, एक चीज आपको ना देखें, जस्टिफाई आपको भी करनी पड़ेगी ये चीज, और आपको सेटिस्फैक्शन के साथ इसको सुनना भी पड़ेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत हाल यहां पर कुछ अर्सा पहले तक रही है, तो डॉलर हाँ ठीक है हम इंडिया के मुकाबले में फौरन नहीं लेकर आ सकते, अपनी इकोनॉमी को उस तरह से स्टेबल नहीं कर सकते, लेकिन कोशिशें जारी हैं और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट निकलेगा, जल्दी निकलेगा इंशाल्लाह इसका रिजल्ट। इसार राना साहब आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं? इसार राना साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नहीं है। राना अरशद साहब, आपने उमर सिद्दीकी की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि महंगाई में तो इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत ने लंगर खाने भी खोले हैं, पनागाहें भी खोली हैं। अब ऐसा सिद्दीकी साहब भाई हैं छोटे, इशू ये है अभी यहाँ से निकलते हैं, ये साथ ही जेल रोड होगा, और इस यहाँ आते हुए
मैं समझता हूं कि जो पिछला चौक है वहां पर जो लोग दोपहर के वक्त लाइन लगी होती है ना, और गुलबर्ग एरिया में लोग लाइनों पे खाना मांगने के लिए लाइनों में लगे होते हैं, और वो लंगर खाने कितने हैं, 2.25 करोड़ की आबादी लाहौर की है, लाहौर में कितने हैं, कितने लोगों को खाना रात का मिला, आप मुझे कैलकुलेट कर, और मांग के खाने से किसी की इज्जत नफ्स और मैं समझता हूं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जब हमारी हो, पीटीआई की या किसी भी हो, हर शख्स की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना, उसको मेडिसिन, एजुकेशन और फूड प्रोवाइड करनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर किस लिए है? लेकिन मैं बीइंग एक वर्कर परेशान हुआ कि ये पिछले 2-3 दिन में जब आप घी की कीमत 37 या 38 रुपए यकदम बढ़ाते हैं और आटे की कीमत आप बढ़ाते हैं, भाई अगर 1400 की गंदम थी तो रोटी थी 4 रुपए की, 1800 गंदम के बाद रोटी की कीमत क्या होनी चाहिए थी 6 रुपए, वो 12 रुपए क्यों हो गई? वो नान 15 रुपए का क्यों हो गया? और कुकिंग ऑयल जो 2.5 साल पहले 130 रुपए का था, आज 350 रुपए उसका रेट हो चुका है। और जो गरीब आदमी अगर कोई मकान बनाना चाहता है, जो सरिया 65-70 रुपए 2.5 साल पहले था, आज 170 रुपए किलो हो चुका है। और खान साहब कहते थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ओपन करना है, और सीमेंट की बोरी 450 की थी, आज 665 रुपए की हो चुकी है। तो ईंटें जो है, जो सिर्फ 6000 की हजार थी, आज 14000 तक हो चुकी, तो गरीब किधर चला जाए? और रोटी खाने के लिए कुकिंग ऑयल, फिर सुर्ख मिर्च जो 250-300 रुपए किलो थी, आज वो 1000 से 1200 रुपए किलो हो चुकी है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये मौजूदा हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल करते? डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का रोल क्या है? डीसी कमिश्नर पहले हमारी टीम में भी यही लोग थे, आज इनकी टीम में भी वही लोग हैं, लेकिन इशू ये है कि पॉलिटिकल विल। आज प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर में थे, तो आज तोहफा लाहौरियों को दे जाते हैं, 5 रुपए पेट्रोल फी लीटर महंगा करते हैं। जब $74 फी बैरल था, तो उस वक्त जब अगर सजेशन आती है उगरा की तरफ से कि 5 रुपए पेट्रोल सस्ता करें तो 1.5 रुपए सस्ता हुआ, और आज जब $69 फी बैरल है, तो इनको तो चाहिए था कि 10 रुपए सस्ता करते। ठीक है, मैं किया गया और 40 रुपए फी, 40 रुपए बिल्कुल पेट्रोल लीटर गवर्नमेंट की जेब में। आप अपनी गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी काबीना ने वजीर आजम की मौजूदगी में चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में चीनी की प्राइस में इजाफा हुआ। इसका मतलब यह है कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर इतना विजन नहीं है कि लोकल डिमांड्स को पूरा किए बगैर जब आप चीनी को एक्सपोर्ट करेंगे और दोबारा उसी चीनी को री इंपोर्ट करेंगे, तो उसके बाद मार्केट में लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये गफलत नहीं है, ये क्राइम है। उमर सिद्दीकी, देखिए, इसके ऊपर एक्शन फौरी तौर पे ले भी लिया गया था। नहीं, मैं बता देता हूं आपको। पूरा एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, रज़ाक दाऊद साहब ने वो ऑर्डिनेंस जारी किया था कि अब से चाहे ऑर्गेनिक शुगर है, जिस मर्जी किस्म की शुगर होगी, वो अब एक्सपोर्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से अफगानिस्तान से गन्ने की खपत भी मांगी जा रही थी और पाकिस्तान ने गन्ना एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगाई हुई थी। और कई ऐसा माल रेंजर्स ने वहां से पकड़ा है जो यहां से स्मगल होकर उसके बाद वहां जा रहा था। पाकिस्तान में चीनी की प्राइस आहिस्ता करके देखिए, आप इसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त मिल रही है लोगों को 112 रुपए, बिल्कुल 112 रुपए फी किलो मिल रही है। मैं आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूं कि ये इस वाकये से पहले 80 से उठ के गई थी, कि वापस 80 पे आपको जल्द ही इसी साल के अंदर नजर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, जी राना साहब, मैं अपने छोटे भाई को अप्रिशिएट करता हूं और आज की डेट लिखने की इनसे भी दरखास्त करता हूं और खुद भी नोट कर लेता हूं। मुझे खुशी होगी जब 80 रुपए गंदम, क्योंकि 80 रुपए चीनी, इनकी ही कमेटी की शहजाद अकबर साहब ने जो रिपोर्ट दी कि 63 रुपए कास्ट है पर किलो। 63 रुपए के बाद ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए, वो 65 रुपए कर ले, 70 रुपए कर ले, 72 कर ले, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर नेग्लिजेंसी गवर्नमेंट की है, पॉलिटिकल टीम की अपनी जगह पर। राना साहब मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। इसार राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? इसार राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आ रही है। इसार साहब बताइएगा कि इस वक्त पेट्रोल की प्राइस तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। पिछले 70 साल में रोटी जो थी वो 6 रुपए पर पहुंची और पिछले 73 साल में, यानी इस 3 साल को डालकर वो अब 12 रुपए पर पहुंच चुकी है। क्या ये सारी वजूहात मिलकर भी खासतौर पर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह बनी? इसार साहब, बिल्कुल बनी।
बिल्कुल बनी, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है कि ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ चले गए। उसे इस बात से गर्ज है कि उसे आटा कितने किलो मिल रहा है और चीनी क्या किलो मिल रही है। और इसमें पीटीआई की मुकामी हुकूमतें बुरी तरह नाकाम हुई हैं। और जहाँ तक चीनी की बात है तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में भी चीनी माफिया इसी तरह बेकाबू था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के रईस लोग हैं वो पीटीआई में भी हैं, वो नून लीग में भी हैं। चीनी उनके पास है, शुगर मिले उनके पास है, आटा मिले उनके पास है, ठीक है, घी मिले उनके पास है। वो ही असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने ही कानून साजी करनी है, उन्होंने ही गिरेबान में हाथ डालने हैं। तो जो चोर हैं वो कैसे हाथ डाल सकते हैं अपनी गिरेबान में। और नून लीग के दौर में भी इसी तरह चीनी जो थी महंगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बावजूद चीनी जो थी वो 100 से ऊपर गई। इसार साहब जरा कमेंट कीजिएगा कि जब इस तरह से महंगाई में होशरुबा इजाफा होता है, टैक्स हुकूमत को सरकार को जमा कराने के बाद जो कीमतें हैं वो इस वायबल नहीं रहती कि मार्केट में कंपीट कर सकें, तो फिर ब्लैक इकोनॉमी जो है वो इमर्ज करती है। स्मगलिंग की जो अशियां हैं वो दुकानों में अपनी जगह बनाती हैं, जिससे हुकूमत को मजीद नुकसान होता है। हुकूमत को इतनी सी बात समझ नहीं आती। इसार साहब यार अवैस, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो नीचे के लोग हैं ये अंधे हैं। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो कहाँ गई? ये मजिस्ट्रेट कहाँ गए जिनके जिम्मे था कि आपने क्या कीमतों को उसके अपनी असल कीमत पे रखना है? कहाँ पे गए ये सारे लोग? ये सब लोग नाअहल इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, और एक बंदे को फेल करने निकले हुए इमरान खान को फ्रैंकली, और ये बड़े हद तक कामयाब भी हो गए। क्योंकि आम आदमी तो सवाल ये करता है कि भाई मुझे आटा दो, चीनी दो। आप ये कह रहे हैं कि टीम की नाकामी का जिम्मेदार कप्तान नहीं बल्कि खिलाड़ी मिलकर कप्तान को नाकाम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये माफिया जो है ना अवैध चीनी आटा घी माफिया, ये कोई पहली दफा सर चढ़ के तो नहीं बोल रहा। जुल्फार अली भुट्टो साहब के दौर में चीनी जो थी वो शनाख्ती कार्ड पे मिलती थी, ठीक है। बेनजीर भुट्टो के दौर में आटे के थैले जो है लूटे गए थे। नवाज शरीफ के दौर में चीनी जो है सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बावजूद जो है काबू में नहीं आ रही थी, आटा काबू में नहीं आ रहा था। तो ये कोई खाली इस बार इमरान खान को अनोखा काम नहीं हो रहा। ये माफिया पहले दिन से आजाद है। ये माफिया को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इसार साहब। राणा साहब, मुझे वो याद आ गए भुट्टो के दौर के अखबारात, जब चीनी की प्राइस में इजाफा हुआ तो बाकायदा एक कमीशन बनाने का ऐलान किया गया। पिछले 50 सालों से हमारी तारीख जो है वो एक ही गर्दाब के गिर्द चक्कर लगा रही है। अयूब खान की गवर्नमेंट भी चीनी की प्राइस पर कोलैप्स हुई, कोई गवर्नमेंट जो है इस माफिया को लगाम क्यों नहीं डाल पाती? राणा साहब वैसे आप ठीक कह रहे हैं और इसार राणा साहब ने भी ठीक कहा। बिल्कुल हमारे दौर में भी ये इशू रेज हुए थे, लेकिन गुजारे ये है इशू रेज होते हैं, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन फिर हमने कोशिश करके कीमतों को कम किया और फिर 50 या 52 रुपए पर वो कीमत रही। और मैं क्योंकि खुद कैबिनेट मेंबर था, हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर था, लेकिन शबाशी साहब ने स्टैंड लिया कि हमने कीमत चीनी की नहीं बढ़ानी। और अल्हम्दुलिल्लाह चीनी की कीमत रमजान बाजार में इससे भी कम होती थी, लेकिन लाइनों में नहीं लोग लगते थे 1 किलो के लिए। वो मैं समझता हूँ कोविड एक दूसरे को तकसीम नहीं करते थे, हालात डिफरेंट थे। आज कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, ये एक फेलियर होता है। बात ठीक है। आधा मिनट, अगर कोई चीनी माफिया नून के हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन जहांगीर तरीन को तो एनआरओ मिलता है और रेट भी कम नहीं होता और उसको कोई पूछता भी नहीं है। एफआईए ने केस भी विड्रा कर लिए। जो शहजाद अकबर साहब वो रिपोर्ट लहराते थे उस पर एक्शन कब होगा? जब इमरान खान साहब ने एक्शन लिया था तो उस पर अमल कब होगा? गरीब तो रो रहा है कि देहातों में 120 रुपए की चीनी मिल रही है और शहर में 110 रुपए की मिल रही है। इस पर प्लीज एक्शन लिया जाए। बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। प्राइस को मैं 1 मिनट के लिए एक साइड पर रख देता हूं, मैं सिर्फ क्वालिटी के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूं कि आप बचपन से मेरा ख्याल है लाहौर में ही रहते हैं। पूरे लाहौर के अंदर मुझे एक दुकान बता दें, राणा साहब को या इसार राणा साहब को एक दुकान बता दें जहां आपकी हुकूमत में खालिस दूध मिलता हो। उमर सिद्दीकी, मुझे बताएं कि सबसे पहले उन्होंने एक बात की राणा साहब ने यहां पे कि अगर कोई नून लीग का भी
चीनी माफिया वाला स्कैंडल है तो उसको भी पकड़ा जाए, इन्होंने ये बात की। जब ये फिर बात करते हैं जहांगीर तरीन साहब की, मैं इनसे ये कहता हूं, चैलेंज करके कहता हूं कि जब आप लोगों के बंदों को पकड़ा गया है, तरीन साहब को भी पकड़ा गया, मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं पकड़ा गया, जब नैब ने बुलाया है, जब भी नैब की पेशी हुई है, जो कुछ भी वाले केस उठा, सबसे पहले राणा साहब की अपनी जमात के लोग उनके दफा के लिए निकल आते हैं और वहां पर फिर भूख हड़ताल शुरू हो जाती है, वहां पे हुकूमत को गालियां देना शुरू हो जाती हैं। पीछे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं हुआ, ये आप देख लेंगे, जल्दी देख लेंगे आप, ना कोई देखिए अगर देख लें। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताने लगा हूं। दूसरी बात ये है कि ये वही बातें हैं जो अभी साराना साहब ने आपसे की कि कोई भी चीज ऐसी, हाँ ठीक है मैनेजमेंट के इश्यूज कई जगहों पर होते हैं, लेकिन आप ये कहें कि सारा कुछ इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। क्या इनके दौर में कहीं से खालिस दूध मिलता था? मुझे आप एक दुकान बता दें। अच्छा, इसका मतलब है कि इनके दौर में खालिस चीनी कहीं से मिलती थी? मुझे आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आपने कंपैरिजन करना है, जिस तरह राणा साहब ने कंपैरिजन की बात की ना, यानी अगर उस टाइम लाहौर में देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, खालिस दूध की बात सुन लेना, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं कि हमारे एसीज और डीसीज ने जब जब छापे मारे हैं, हाँ। मैं आपको जेन्युइनली ऑन रिकॉर्ड ये बात करके बता रहा हूं कि चीनी के हवाले से, दूध के हवाले से, रेट्स के हवाले से बड़ी बड़ी कॉल्स आती हैं हमारे दोस्तों यारों की। मिलता है लाहौर में? देखें, ये बातें मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, कानून मौजूद है, कौन करेगा? मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेसी सबको करना चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह। खालिस दूध, लेकिन जहां जहां से पकड़ा गया खालिस दूध नहीं था, जहां पर उनको बैन किया गया, जुर्माने जाता है। अपनी बच्ची की फीडर में दूध डालने के लिए इस गवर्नमेंट में उसे खालिस दूध मिलता है? देखिए, खालिस दूध अगर कहीं से आपको यह शिकायत है कि नहीं मिल रहा तो आप उसकी कंप्लेंट करें। मुझे बताएं कहां से मिल रहा है खालिस दूध? अवैस भाई, फिर हम वही बात उसी के ऊपर आ जाएंगे कि खालिस दूध मुझे बताएं किस दौर में यहां पर किसको मिलता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौर में एक्शन ले रही है, बैन किया जा रहा है, जुर्माने किए जा रहे हैं, यहां पर लोगों को खालिस दूध मिल रहा है, यहां पे नहीं मिल रहा। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ अशिया की कीमत के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज यौम जमहूरियत भी दुनिया के कुछ मुल्कों में मनाया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के उस तूफान के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं। इस वक्त डॉलर की प्राइस 170 रुपए को अबूर कर चुकी है। इस वक्त पेट्रोल की प्राइस 123 रुपए तक पहुंच चुकी है। राना साहब, सिर्फ पेट्रोल की कीमत महंगी होने का मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हर प्राइस चीज के ऊपर असर पड़ेगा। राना साहब, अब ऐसे मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि देहातों में जिधर पेट्रोल पंप नहीं है, यही जो पेट्रोल था 119 था रेट, लेकिन उधर 130 रुपए मिलता था, जो इसको आप कहते हैं कि एजेंसी फलां के पास है, डिपो या एजेंसी, लेकिन वो एजेंसी कम है, हर गांव में ड्रम पड़े हुए हैं, रेट अपना है, कोई पूछने वाला नहीं। और उसके बाद जो चिंकी रक्षा है, जो जनरेटर वाला रक्षा है, उसने भी रेट बढ़ा दिए। जो देहात से गरीब आदमी मजदूर के लिए आता है, अगर पहले रक्षा वाला 25 रुपए एक सेंट पे लेता था, तो अब 40 रुपए हो गए। अच्छा, निजी चैनल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना साहब मौकफ दे रहे थे कि पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते, इस वजह से इस तरह की इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए हुकूमत को अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ती है। इस दफा टैक्स इनका जो इनका टारगेट था उससे भी ज्यादा हुआ है। क्यों हुआ है कि इन्होंने, जैसे मेरे 2014-15 के हिसाब से निकाल लिए, मैं उस वक्त गवर्नमेंट में था या मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी या मिनिस्टर था, तो मुझे टैक्स अदायगी के बाद सैलरी मिलती थी, और मुझसे इन्होंने प्लंटियां डाल के ले लिए, तो हर आदमी को इन्होंने प्लंटी डाली है, और जो 4100 समथिंग इन्होंने अरब इकट्ठे किए, वो देखने तो ये कि लग का रहे हैं। अगर हमारे दौर में लाहौर से कराची मोटरवे बनता है या सियालकोट मोटरवे बनता है, तो अब कोई एक मनसूबा 3.25 साल का नाम बता दें, लंगर खाने और लंगर खाने, और मैं समझता हूं ये परमानेंट अगर नजर आती हो तो मैं जरूर एप्रिशिएट करूं, और जब कोई विजिट करता है वो आर्जी तौर पर, मैं जब भी किसी लंगर खाने के आगे से गुजरा हूं, मैंने उसके ऊपर ताला पड़ा ही देखा है। सर, ताला नहीं, आप कैमरा लेकर जाएं, आप कैमरा लेकर जाएं, यकीन करेंगे इस तरह आवाम की तज़हीक बेहतर नहीं। शबाशी साहब के दौर में तो जो
कैंसर के मरीज थे उनको मेडिसिन मिलती थी और उनके घर वालों को नहीं पता था ये कहां से आती है, गवर्नमेंट पे करती थी। लेकिन आज मेडिसिन जो है यकीन करेंगे 16 टाइम महंगी हो चुकी है, लोग परेशान हैं। अब रोटी जो 4 रुपए की थी वो 12 से 15 रुपए की, और यकीन करेंगे सादा नान 15 रुपए का, और जिसको वो कहते हैं घीशी लगता है वो 25 से 30 रुपए का हो गया है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि LNG, अब LNG और जो LPG है, अभी सर्दी नहीं आई और गैस की लोड शेडिंग का वैसे आगाज हो चुका है। मतलब गवर्नमेंट मुझे बताए कि गवर्नमेंट है कहां। और कंटोनमेंट बोर्ड में देखिए जी हमारे पास क्या था, इधर ट्रांसफार्मर भी लग रहे थे, PCC बाजार भी बने थे, लेकिन अवाम इतनी परेशान है कि अवाम ने रिजेक्ट किया है। DHA का था, इमरान खान साहब ने DHA के हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट किया था और आज वहां मुकम्मल तौर पर 9 सीटें थी, 9 की 9। निसार राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो तारीख का बुलंद तरीन इन्फ्लेशन है पाकिस्तान को जिसका सामना है, 13% से भी ऊपर इन्फ्लेशन है, पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान की करेंसी जो है सबसे ज्यादा कमजोर है, इवन के जो वॉर टॉर्न अफगानिस्तान है उसकी करेंसी भी पाकिस्तान से मुस्तहकम है। पाकिस्तान को इमर्जिंग इकोनॉमीज की फहरिस्त निकालकर फ्रंटियर इकोनॉमीज की फहरिस्त में डाल दिया गया है। तो गवर्नमेंट की जो मुआशी टीम है, क्या उसकी तब्दीली की जरूरत है? आप क्या समझते हैं इसार राणा साहब? ऐसे इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो जो अनफॉर्चुनेटली वो चाहे दौर हो पीपल्स पार्टी का, या वो दौर हो नून लीग का, या वो दौर हो PTI का, हमारे वज़ार पे खजाना के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं वो कभी भी पाकिस्तान से लिए जाते हैं। आई एम सॉरी, नाम उनके पाकिस्तानी होते हैं, पासपोर्ट भी पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट कहीं और कर रहे हैं। मोइन कुरैशी का शनाख्ती कार्ड उनके वजीर आजम बनने के बाद बनाया गया था, आपको याद होगा। और रजा बाकर का भी बाद में बना जी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। पहले गवर्नर लगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इसार साहब। तो ये IMF वर्ल्ड बैंक के बराह रास्त हाथ में हमारी इकोनॉमी होती है। तो हमारी क्या हैसियत यार, हम $3 बिलियन डॉलर के लिए IMF के पैरों में बैठने को तैयार हो जाते हैं। मुझे यही बात समझ नहीं आ रही सार साहब कि पाकिस्तान के जो डॉलर रिजर्व्स हैं इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 22 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद हैं। ऐसे में तो डॉलर की प्राइस को स्टेबलाइज होना चाहिए था। तो जो हमारे रिजर्व्स में डॉलर्स पड़े हुए हैं उन्हें हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे डॉलर को स्टेबलाइज करने में, या गवर्नमेंट जानबूझ के रुपए को डीवैल्यू कर रही है? इसार साहब, बात यह कि 22 अरब तो हमारे दर मुबादला के बकाए में, 5 अरब डॉलर जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ उसमें मद में अभी सर्कुलेट हो रहे हैं। 27 अरब डॉलर के करीब हमारी इस टाइम इकोनॉमी जो है वो खड़ी है। लेकिन बदकिस्मती से जो लोग ऊपर बैठे हैं जिनके जिम्मे मेक श्योर करना है कि डॉलर 200 तक पहुंचे किसी न किसी शक्ल में, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। अदरवाइज अभी हमारी वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है इसार साहब? मैं भी तो याद कर रहा हूँ कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की 4 बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में करार दिया गया। हमने पिछले दिनों तारीख की बुलंद तरीन जगह को जाके छुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अब ताज़ा तरीन यह कि मेरी इतलात के मुताबिक तो हुकूमत ने मेरा ख्याल है तो 20 अरब रुपए मार्केट में फेंके, लेकिन इसके बावजूद फेंकने के बावजूद भी डॉलर जो है उसको हम नहीं काबू यही पैसे जब इसहाक डार साहब फेंका करते थे तो डॉलर काबू में रहता था, लेकिन वही तरीका जब PTI ने यूज किया तो डॉलर इनके काबू में नहीं आया। इसका मतलब है कि अहलियत और काबिलियत में कमी है। नहीं देखें, इसहाक डार साहब की तो मैं आपको अहलियत बताऊं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका करना था तो डॉलर को बैन कर दिया गया और जनाब अली उसी दौरान इसहाक डार साहब ने कौमी खजाने से उधार पैसे लिए और डॉलर खरीद के रख लिए और खुद अगले दिन ऐलान किया 8 रुपए डॉलर महंगा कर दिया और वो डॉलर जो खुद खरीदे थे वो बेच के अपनी दिहाड़ी लगा ली और बाकी पैसे जो है वहां साहब जरा 1 मिनट तवक्कुफ कीजिएगा। उमर सिद्दीकी साहब, कल 14 सितंबर की तारीख थी, कल वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने, राना साहब जरा इस बात पे गौर कीजिएगा, कल शौकत तरीन साहब ने, वजीर खजाना साहब ने ऐलान किया कि हम आटे की कीमत में कमी करने जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं ना मुझे उमर?
वजीर खजाना शौकत तरीन ने ऐलान किया कल कि हम आटे की कीमत में कमी करने जा रहे हैं, और आज जब सुबह मैंने दफ्तर जाते वक्त अखबार देखा तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि आटे की कीमत पर जो सब्सिडी है उसका खात्मा किया जा रहा है। वजीर खजाना कुछ और कह रहे हैं, वजीर आजम कुछ और कह रहे हैं। आपकी हुकूमत चल कैसे रही है उमर? देखें, सबसे पहले मैं आपको एक और बात का जवाब देना चाहता हूं, जो अभी बात इन्होंने यहाँ पे की थी और आपने भी बात की थी, सबसे वीक इकोनॉमी पूरे खित्ते की, आपने कहा पाकिस्तान की है। तो लोएस्ट पर कैपिटा जीडीपी जो है ना वो पाकिस्तान का नहीं है, ये आपको भी पता है। और अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमसे नीचे भी बहुत से मुल्क हैं जिनकी करेंसी की वैल्यू है। ईरान भी है आपके, इराक भी आपके नीचे है। तो ये चीजें जो है ना देखिए स्टैंडर्ड्स है। और नहीं मैं बात करूंगा खित्ते में, आपने कहा सबसे कम, सबसे कम ईरान इस खित्ते में जुनूबी एशिया में फॉल नहीं करता। नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने सराउंडिंग्स की तो मैं इसके अंदर आपसे बात कर रहा हूं। जुनूबी अच्छा, उसके अलावा अगर आप बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की तो पाकिस्तान, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि वजीर खजाना कहते हैं कि आटे की कीमत कम करेंगे, वजीर आजम कहते हैं कि आटे के ऊपर जो सब्सिडी है उसका खात्मा करेंगे। ठीक कौन कहता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कनक की पैदावार बढ़ाई जाएगी, ये कमिटमेंट है जो शौकत तरीन साहब ने कल भी तो बम्पर क्रॉप हुई है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। अच्छा। और मेरी सुबह बल्कि एक फ्लोर मिल के जो ओनर है उससे भी बात हो रही थी, क्योंकि मेरा जनरल सप्लाईज का भी थोड़ा सा बिजनेस है, तो मैं उसके अंदर उसी हवाले से उससे बात कर रहा था। तो ही वाज लाइक कि इसका महीने से 2 महीनों के अंदर रिजल्ट नजर आएगा कनक की पैदावार बढ़ने से, क्योंकि कनक जब हमें मिलना शुरू होगी, जो कि मिलेगी, कमिटमेंट है, शौकत तरीन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो ये होगा, क्योंकि वजीर खजाना ने जो कमिट कर दिया है ये होने जा रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कौन सी गंदम आती है? नहीं, आपको सब्सिडाइज किया जाएगा बेशक, लेकिन ये मुझे जो बताया तो कह रहे हैं कि उस सब्सिडी का खात्मा कर रहे हैं हम। देखिए, अभी उन्होंने कहा ऐसा ना बिल पास कोई हुआ है, अच्छा, ना इस तरह की कोई चीज होने जा रही है, अभी होने जाएगी भी, तो उसके ऊपर अगर वजीर खजाना साहब का एक और स्टैंड है तो उसके ऊपर खान साहब जरूर देखेंगे। खान साहब ये नहीं करेंगे कि अगर कौम का नुकसान हो रहा है तो नुकसान कर देंगे अपने कहने के ऊपर। लीडर ऑफ द टीम कुछ और कह रहा है, शुमाल कह रहा है, और उनकी टीम का मेंबर जनूब कह रहा है। इनके अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल है, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? और मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जो आज भी अगर खान साहब का जो विजिट लाहौर का था वो पार्टी के, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज आलमी यौम जमहूरियत के हवाले से कुछ बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 123वां है, और पाकिस्तान को एक हाइब्रिड रजीम कहा जाता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जाता। ऐसा क्यों है, इस पर हम बात करेंगे राना साहब से, इसार राना से और उमर सिद्दीकी से। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था कि आज दुनिया भर में आलमी यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर एक फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं है, ये कहना है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का। इसार राना साहब, पाकिस्तान के अंदर यौम जमहूरियत जो है मनाया जा सकता है या अभी मंजिल बहुत दूर है? भाई क्या मैं कहूँ, एक ऐसा सवाल है कि जिस पर मेरी अपनी हंसी निकल रही है। जमहूरियत के नाम पे हमें पिछले 70 साल से सिर्फ तरफ बेवकूफ बनाया जाता है, और अभी बहुत दूर है मंजिल, अभी बहुत दूर है। वो फैज का क्या शेर था? इसार साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी यूनिवर्सिटी के इनकलाबी नौजवान से बातें कर रहा हूँ। भाई, हम पे जितने मर्जी आप ना ओवरकोट पहना लें, कंबल डाल लें, जो अंदर एक आग जल रही होती है वो तो कभी नहीं बुझ सकती ना। यानी आप नहीं समझते कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है? मेरी जो पहली किताब है ना वो उसका नाम है जब पाकिस्तान वापस मिलेगा। ठीक। एंड आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान अभी पाकिस्तानियों को नहीं मिला। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान का 123वां नंबर, जिसमें पाकिस्तान को एक फंक्शनल डेमोक्रेसी की जगह एक हाइब्रिड रजीम करार दिया जा रहा है, 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं पाकिस्तान में, विजिबल मार्शल लॉ लग चुके हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत कब आएगी राना साहब? अब ऐसा मैं ये समझता हूँ, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, क्योंकि ये मुल्क जमहूरियत के नाम पे बना है, और जमहूरियत 100 दर्जे बेहतर होती है किसी भी आमरीत से। और आज भी मैं समझता हूं कि जो मौजूदा जमहूरियत के नाम पे हुकूमत है, ये असल जमहूरियत नहीं है। आज एक शख्स का तो यहां पर हिसाब होता है और दूसरे शख्स को कोई पूछता नहीं। नैब को ले लें कि मालूम जब्बे वाले केस पर तो वो कहते हैं केस वापस ले लें, चौधरी बरादरान वाला तो वो केस कहते हैं वापस ले लें, और मुनसलाई साहब को मिनिस्टर बनाना है, और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को दोबारा भी जेल जाना पड़ता है, और अगर कोई करप्शन है तो वो हमारे सामने कौम के लाई जाए। और उसी तरह मैं कहता हूं ख्वाजा साद रफीक ने 2 साल जेल काटी, कितनी करप्शन की। फिर राणा सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो मनशियात डाली गई,
मंशियात रखना बेचना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर तो वो राणा सनाउल्लाह खान की है, उसकी वीडियो भी उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर उनकी नहीं है, ठीक है, आखिरी सवाल उमर सिद्दीकी, फिर वो अल्लाह को जिसने जान दी है उस मिनिस्टर का वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान 123वें नंबर पर क्या इसीलिए है कि राणा सनाउल्लाह की गाड़ी से जो 20 किलो मुनशियात की वीडियो बनाई गई थी, अल्लाह रसूल का नाम लिया गया था। आज भी वो साहब वफाकी वजीर हैं, लेकिन वो वीडियो आज तक किसी अदालत में पेश नहीं की गई। इस वजह से सबसे पहले मुझे राणा साहब की बात, मेरे बुजुर्ग राणा साहब बड़े हैं मेरे, और बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मुझे इनकी इज्जत करनी भी चाहिए और मैं करता भी हूँ। मुझे ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान को इन्होंने वर्ल्ड इसमें डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर जो इनको जो 135 नंबर पे आप बता रहे हैं रखा हुआ है ना, 123 नंबर पे जो रखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि सारा कसूर है ही इन 3 सालों का। मुझे बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब को 1981 में किसने वजीर पंजाब हमला है वो नवाज आगे आप सुन लेना, आगे आप सुन लें। मुझे बताएं कि 1963 में एक शख्स यहाँ पर वो वजीर खारजा बने थे, वफाकी वजीर खारजा, अयूब खान साहब ने उनसे हलफ लिया था। तो मुझे बताएं कि ये तो मैं तो समझता हूँ अपने होशो हवास में, ये समझता हूँ कि ये पहली हुकूमत है पूरे पाकिस्तान की तारीख की जो जमहूरी हुकूमत। बहुत बहुत शुक्रिया उमर सिद्दीकी का ये कहना था कि ये जमहूरी हुकूमत है। राना अरशद साहब आपका बहुत शुक्रिया, इसार राना साहब। लेकिन इसी जमहूरी हुकूमत में आमिर मीर साहब अदालत उस्मा से अपनी एप्लीकेशन ये कहकर वापस ले लेते हैं कि मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।